अस्सलाम वालेकुम, अली शाह है। आपको मालूम है कि बजट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इस वक्त बजट आया चाहता है। कल बजट अनाउंस होने जा रहा है और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, और जो आगे चीज़ें जैसे होने जा रही हैं हम देखते हैं कि इसमें क्या सूरत बन रही है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद एहसन मलिक साहब, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और इनकी बजट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र है। तो एहसन साहब को हमने पहले भी अपने चैनल पे मौजूद किया था और कुछ अरसे के बाद ये दोबारा आए हैं, तो इनसे जानते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें ये देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, कैसे हैं आप? तो एहसन मलिक साहब, ये जो बजट आने वाला है इसको आप कैसे देखते हैं कि ये मुल्क के लिए कोई अवाम दोस्त बजट होने जा रहा है या सारा का सारा IMF की तरफ से आ रहा है? आपकी इसके बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। अली, बजट तो बेसिकली जगलिंग है नंबर्स की, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। अवाम को इंतज़ार होता है कि शायद इसमें कोई रिलीफ हो, बट जो पाकिस्तान के सब जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसमें रिलीफ तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में बजट का, वो ये है कि हमारे जो दो अदारे हैं, एक SBR और दूसरा फाइनेंस डिवीजन, वो लोग काम करने को तैयार नहीं है। बेसिकली उनके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डालें और एग्जिस्टिंग टैक्स की परसेंटेजेस को इंक्रीज कर दें, और IMF के सामने गुड बॉयज बन के उनको बताएं कि जनाब, पहले हम इससे 9,400 रेवेन्यू इकट्ठा कर चुके हैं, उसका टारगेट, और अब जो आपने हमें 12,970 का टारगेट दिया है, इंशाल्लाह ताला हम इसी अवाम का खून निचोड़ के आपको टैक्स लगा के बिल्कुल आपको रिकवर करके देंगे, ताकि आप हमें जो भी 6-8 बिलियन देने हैं वो आप हमें दे दें। प्रॉब्लम ये है कि IMF को लोग बुरा कहते हैं और IMF तक ये बात कन्वे नहीं होती कि लोगों की IMF के बारे में क्या परसेप्शन है, बट IMF जो कहता है एज ए लेमैन, मैं समझता हूँ वो ठीक कहता है। मतलब IMF कहता है आप अपने सर्कुलर डेट खत्म करें, आप अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं, आपकी जहां जहां चोरियां हैं उनको खत्म करें, आपकी जो एक्सेस बैगेजेस हैं लाइक PIA है, पाकिस्तान स्टील है, IPPs हैं, इनकी जो बर्डन्स हैं इसको खत्म करें ताकि आपका मुल्क ग्रो करे। बट प्रॉब्लम ये है, इस पे काम करना होता है फाइनेंस डिवीजन ने, SBR ने, और वो हमारे बाबूस दफ्तर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे जाके वो ये चेक करने को तैयार नहीं है कि एक अली हसनैन साहब को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं एक बिजनेस के लिए, एक सैलरीड क्लास के पर्सन को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जब वो अपने घर की बजटिंग करता है और एक महीने वो प्लान करता है मेरा बिजली का बिल 10,000 होगा, और अगले दिन 5-7 रुपये, अगले महीने में बिजली का यूनिट 5-7 रुपये गैस बढ़ जाती है, और उसके बाद उसका बजट आउट हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन, सच्ची बात यह है, जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया भी था, नवल में मैंने एक सेमिनार अरेंज किया, मैंने SDPI में एक अरेंज किया, और इसके अलावा भी हमने काफ़ी सेमिनार किए कि हम थोड़ा सा SBR को, गवर्नमेंट को एजुकेट करें कि भाई आप लोग अगर खुद बाहर नहीं निकल सकते तो ये हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, स्टडी जहाँ पर करवाई जाती है, और स्पेशली वो बच्चे, वो लड़के जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, आप उन लोगों की हेल्प लें, उनको मार्केट में भेजें, उनसे एनालिसिस करवाएं, ताकि वो आपको रिपोर्ट सबमिट करें कि किस तरीके से टैक्स नेट बढ़ाया जा सकता है और कैसे लोग खुशी से टैक्स पे करेंगे। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट डेफिसिट, उसको कैसे खत्म किया जाए कि SBR, गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान में जो गैप है, क्योंकि एक अभी रिसेंटली आपने सुना होगा ताजिर दोस्त ऐप आई थी जिसमें रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेकर आना था, उसमें प्रॉब्लम कि 1,200 रुपए टैक्स था मिनिमम अली। मतलब बात ये है, आप किसी वेजिटेबल शॉप पे चले जाएं, मीट शॉप पे चले जाएं, टायर शॉप पे चले जाएं, नॉर्मल जनरल स्टोर पे चले जाएं, हमारा रिटेलर भाई वो पे करने को तैयार नहीं है।
रीजन क्या है उसकी? वो कहता है सर मुझे ये अश्योरेंस दे दें कि आज ये 1200 रुपये में पे कर रहा हूँ, 3 महीने बाद ये 12,000 नहीं होगा, उसके 3 महीने बाद ये 50,000 नहीं होगा। क्योंकि हमारी यहाँ पे कोई क्लियर टैक्स पॉलिसी नहीं है, कोई विजन के साथ नहीं चलते, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देते। हम पिछले 3 सालों में 15 चेयरमैन एफबीआर हम बदल चुके हैं। हम जाके साइड पे रहे हैं और कब ये ठीक होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इस पाकिस्तान को चला रहा है। नहीं, बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया और आपके मुताबिक जो आने वाला बजट है मुझे उससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही। एक चीज़ आपने इसमें बताई कि जो ज़्यादा फोकस आपने किया अपनी गुफ्तगू में वो टैक्स बाबू के ऊपर किया, एफबीआर के ऊपर किया। और थोड़ा सा समझने की ये भी ज़रूरत है कि एक बजट तो आता है जो अभी कल आ रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मिनी बजट्स भी आते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? मतलब कोई चीज़ में कोई बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है? बेहतरी की उम्मीद का एक सोल्यूशन है, मैं तमाम 85% विद होल्डिंग और जीएसटी है जो कि ऑटोमेटिकली हुकूमत के खजाने में चला जाता है, उसमें इनकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो बल्कि इनकी वजह से शायद वो जो पैसे हैं वो डिले भी होते हैं और कम भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ये बाबूस अपने चक्कर में रहते हैं। जिसका एक अभी रिसेंटली आपने इंसिडेंट सुना होगा, लाहौर में एक एयर कंडीशनिंग कंपनी थी, उसका कुछ 40 बिलियन का रिफंड का केस था। तो हमारे कुछ बाबूस से जो इन्वॉल्व थे, 8.25 करोड़ रुपए की रिश्वत में वो डील तय हुई। अब ये अल्लाह नोज कि वो जेन्युइन रिफंड था या वो रिफंड बनाया गया था सिर्फ अपना 8.25 करोड़ रुपया रिकवर करने के लिए। तो अभी तो कल बजट पेश होगा, उसके बाद इस पर डिबेट्स होंगी कामा कमेटी वगैरह में, तो पास तो शायद ये 25-26 को जाके 27 को होगा। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं अभी एक और चैनल पे बैठा हुआ था, तो एक और दोस्त से, हमारे आबाद के चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो आज तक इन्होंने अभी तक ऑन बोर्ड नहीं किया, हमारी तजावीज़ नहीं ली कि रियल इस्टेट के ऊपर हम टैक्सेशन को कैसे लेकर चलें। तो मैंने उनको ऑन एयर टीवी में कहा कि भाई आप परेशान मत हो, आपकी उनको जरूरत नहीं है, उनको अल्लाह मियाँ वही नाज़िल करते हैं एफबीआर वालों को कि आपने बिल्डर पे इतना टैक्स लगा देना है, रियल इस्टेट पे इतना लगा देना है, एयर कंडीशनिंग पे इतना लगा देना है, एनर्जी पे इतना लगा देना है। तो आप बिल्कुल आराम से बैठे, आपकी जगह वही नाजिल हो रही है वहां से। तो अभी देखते हैं कि ये कल क्या करते हैं। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपने बिल्डर्स की बात की तो और रियल इस्टेट की तरफ बात आ गई है, तो रियल इस्टेट के जो शोबे है इससे जो लोग वाबस्ता हैं तो उनको तो काफ़ी अरसे से काफ़ी शिकायतें हैं अभी पिछले 2 सालों से स्पेशली, कि जो गवर्नमेंट है वो रियल इस्टेट को इस तरह समझ रही है जैसे सोने की मुर्गी है और उसको ज़िबा करना चाहती है टैक्स दर टैक्स लगा के। आप इसे किस तरह देखते हैं और इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है बजट से? अच्छा, दोनों तरफ ना थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। पहले गवर्नमेंट के प्रॉब्लम देख लेते हैं। गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट कहती है कि ये डॉक्यूमेंट सेक्टर नहीं है, ठीक है, और इसमें ब्लैक मनी पार्क होती है, और तीसरी चीज ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। और इस चीज को हमारी ब्यूरोक्रेसी और सो मच सो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज को बहुत प्रोपोगेट करता है कि रियल इस्टेट बंद होनी चाहिए मुल्क में, इसकी जगह इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इसके लिए कोई और कारोबार होना चाहिए। बट मैं उसको अपोज करता हूँ और डिफेंड भी करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि शायद इन लोगों को ये लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि हम किस रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं और ये किस रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं। हम उस रियल इस्टेट की बात करते हैं जो टैक्स नेट में है, वो जो लोगों को घर बना के देती है, जो सोसाइटीज डेवलप करके देते हैं। हम भी उस रियल इस्टेट के अगेंस्ट हैं जो 500 कनाल जमीन की होल्डिंग है और 50,000 फाइल बिकती है। बट फिर अगेन वही बात आती है अली कि वो बगैर गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी में सोसाइटी फॉल करती है तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद या चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि कोई आदमी सोसाइटी में को प्लॉट बेच जाए जब तक इनकी मिली भगत ना हो। इसी तरह पंजाब में भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडीसीआर एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू और चीफ कमिश्नर रावलपिंडी इनकम टैक्स की मर्जी के बगैर सोसाइटी में मुमकिन ही नहीं है कि आप दोनों पर सोसाइटी में प्लॉट बेच सकें। मैं तो बल्कि सो मच सो ये कहता हूं कि जितनी सोसाइटीज आज अनाउंस हो चुकी हैं,
आज 50 साल के लिए आप बैन लगा दें कि नो मोर हाउसिंग सोसाइटी, और जितने बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए, मैं कहता हूं ये 50 सालों में भी ये फिल नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे। बात ये, इसको चेक करना मेरा काम नहीं है, हुकूमत का काम है। हुकूमत खुद काम करती नहीं है, ब्लेम दूसरे को देती है। वो कहती है ब्लैक मनी रियल एस्टेट में पार्क होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अली साहब, अगर आपने गलती से कोई प्लॉट परचेज कर ही लिया है, उसकी एफपीआर वैल्यू सपोज 30 लाख रुपए और मार्केट प्राइस 50 लाख रुपए, तो वो जो 30 लाख रुपए आपने पे किए वो बैंकिंग चैनल से पे किए हैं, उसके ऊपर टैक्स भी पे किया है, गवर्नमेंट के खाते में आपका नाम भी गया है। अली साहब जाके डॉलर परचेज करते हैं, गोल्ड परचेज करते हैं, आटा परचेज करते हैं, चीनी परचेज करते हैं, ट्रक के ट्रक, और आजकल तो सोलर की प्लेटें का ट्रेड बहुत हो रही है, शॉपर में पैसे दें, शॉपर में पैसे मिलते हैं। तो ये इनको हुकूमती अदारों को ये पैसा नजर नहीं आता है। ये इसको ब्लैक मनी नहीं कहते, जो डॉलर में जाती है, जो सोने में जाती है, उसकी रोकथाम के लिए उसको टारगेट नहीं किया जाता, एक रियल एस्टेट को टारगेट किया जाता है। इस सारे सिनेरियो में एक चीज है कि एक आम आदमी की भी ख्वाहिश है कि उसका अपना घर, गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रही है उसको घर देने के लिए। आपका ये इस्लामाबाद में सीबीए का E12 का एक सेक्टर है, आज 40 साल हो गए, जिनको प्लॉट लॉट हुए थे वो सब मर गए। बहुत रेयर है कोई ओरिजिनल ऑनर जिंदा होगा, जिनको लॉट हुए थे आज तक डेवलप नहीं हुआ। ये G12 आज तक लिटिगेशन है। अगर मैं कहता हूँ, ये क्रेडिट देता हूँ मैं इस डेवलपर्स को, जो एक नंबर डेवलपर्स हैं, जिन्होंने आगे सोसाइटीज डेवलप की। और पता नहीं इन लोगों को, जाहिल लोगों को, हुकूमत में जो बैठे हुए हैं, इनको ये नजर नहीं आता कि जब एक सोसाइटी डेवलप होने जाती है तो वो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व करती है, कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, वो इनको नजर नहीं आती है। इनको ये नजर आता है कि एक फैक्ट्री लगनी चाहिए। वो भाई, फैक्ट्री के लिए आपको सर्कमस्टांसेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अपने 14 महकमे जो आप लोगों में छोड़ देते हैं पैसों की रिकवरी के लिए, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर के नाम पे हो, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर के नाम पे हो, चाहे वो वापडा का एसपीओ हो, तो लोग मतलब कारोबार क्यों करें यहाँ पे, और कारोबार से आप उनको दे क्या रहे हैं? बिल्कुल सही है। आपने एक बात की आम आदमी की, तो मेरा एक बुनियादी सा सवाल आम आदमी के लिए कि जो कल बजट पेश होने जा रहा है, उसमें आम आदमी के लिए कोई किसी रिलीफ की कोई उम्मीद आपको नजर आती है, कोई उम्मीद की किरण है? अली, मुझे सच्ची बात है, ये बजट आईएमएफ के प्रेशर में बन रहा है, और क्योंकि हमने 6 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन लेना है, और बजट ऑलरेडी डिसाइडेड था, इसी वजह से हर सेक्टर सरापा एहतजाज इस सेंस में है कि हमें ऑन बोर्ड भी नहीं किया गया, हमारे साथ डिस्कशन भी नहीं हुई कि यार आप ऐसे करें या वैसे कर लें। मैं आपको अपने रियल एस्टेट सेक्टर की बात बताता हूँ। मैंने 2-4, बल्कि बिजनेस रिकॉर्डर ने वो सजेशंस को प्रिंट किया, और कल एक्सप्रेस के कलर्ड पेज पे सजेशंस प्रिंट हुई, कलर्ड पेज पे, पूरे पे। बात ये, आईएमएफ को पैसे चाहिए, आपने रेवेन्यू जनरेट करके देना है। आप कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं, 3% से स्लैब बनाते जा रहे हैं, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%। इस सारे सिनेरियो में मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये 12,900 का हदफ आप पूरा कर लेंगे? मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल आपने 1.5-2 अरब आपने 236 के और सी से लिया है, ये उससे भी 50% ड्रॉप हो जाएगा। कोई आदमी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। जिसके पास भी सोर्स होगा वो यूएई चला जाएगा, वो टर्की चला जाएगा, वो मलेशिया चला जाएगा, वो जर्मनी चला जाएगा। जब उन्हें ये पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ से कैपिटल फ्लाई कर जाए, तो लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे? और उसके बाद मैंने जो सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा सा ओवरसीज पाकिस्तानी को क्वेश्चन दें, क्योंकि अभी हमारे कानून में जो प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त एक सेक्शन है 236 के, जो बायर ने पे करना होता है, वो है बेसिकली एडवांस टैक्स विच इज एडजस्टेबल। बात यह है, एक नॉन रेजिडेंट है पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, जो यहाँ पे रिटर्न ही फाइल नहीं करता, वो पैसे कहाँ पे एडजस्ट करवाएगा? तो मतलब ये इससे बड़ी तो 2 नंबरी कोई नहीं ना, कि आप उसे कहेंगे आप एडजस्ट करा लें, वो यहाँ पे फाइलर ही नहीं है।
तो हमने सजेस्ट किया कि भाई आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी, आप उसको 236 के एग्जेम्प्ट कर दें। और सो मच सो हमने ये कहा कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी बैंकिंग चैनल से पैसे भेजकर उसी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके ऊपर गेन टैक्स की परसेंटेज भी आप कम कर दें। आपको रेवेन्यू चाहिए इस वक्त। आप 1-1, 2-2 बिलियन के लिए कशकोल लेके कभी चाइना भागते हैं, कभी अमेरिका भागते हैं, कभी सऊदीया भागते हैं। तो यार आपको ये नजर नहीं आता कि 12 बिलियन उठ के दुबई चला गया। पाकिस्तानीज आर ऑन नंबर 2 इन यूई प्रॉपर्टी परचेज करने में। तो मतलब ये अलार्मिंग नहीं है कि यार हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मतलब उनके बारे में बड़ी तारीफ सुनी है औरंगजेब साहब के, पर पता नहीं वो उनका करिश्मा नजर नहीं आ रहा अभी तक कि वो अभी स्वाय इसके, क्योंकि जो अभी तक वो कर रहे हैं वो तो मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि आप कुछ चक चुमरे से मोहम्मद दीन भी उठा के लें, अगर अंगूठा ही लगाने जो IMF ने कहा है वो तो मोहम्मद दीन भी कर देगा। तो उसमें मतलब औरंगजेब साहब का क्या कमाल है? या तो वो निगोशिएशन से पता चले कि उन्होंने ये कहा, औरंगजेब साहब ने कहा नहीं सर हम ऐसे करेंगे। मतलब जैसे मैंने भी रियल एस्टेट के ऊपर कहा कि आप एक 236C अगेंस्ट सेल के वक्त आप लेते हैं और वो भी एडजस्टेबल है, आप उसको खत्म करके आप सेक्शन 37 का एक फ्लैट रेट रख के ओपन टाइम पीरियड पे आप उसको चेक कर लें तो वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे देगा। बट प्रॉब्लम ये वो बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहते नहीं हमने जो परसेंटेज बढ़ानी है और बढ़ा के जो प्रेजेंटेशन IMF को दी है उसके ऊपर चलना है, और उसी माइंडसेट के साथ वो वहीं पे स्टक है। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सफर करेगी और लोग, मुझे तो फियर है कि एक और मुजफ्फराबाद इंसिडेंट हो शायद पाकिस्तान में। अगर एटलीस्ट मुजफ्फराबाद ना भी हुआ तो एटलीस्ट पब्लिक रेजिस्ट जरूर करेगी इस सारे बजट को, और इस पर रिएक्शन भी डेफिनेटली आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, आपने बड़ा सैर हासिल गुफ्तगू की और बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया आजकल की सूरत हाल का जो कि काफ़ी तशवीशनाक है। सो आई होप कि कल जो बजट पेश हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि क्या बनने जा रहा है। और आई थिंक मैं आपको एक बार फिर मदद करूंगा पोस्ट बजट आपसे गपशप लगाएंगे कुछ दिनों बाद कि देखते हैं कि यार क्या पेश हुआ है और उसका हमारे मुल्क पे और इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। क्या कोई आम आदमी के लिए वाकई कोई आती है इसके अंदर कोई चीज़ आम आदमी के लिए भी रखी गई है, या ये सिर्फ IMF की सारी शराइत को मानने का एक तरीका साबित होगा ये बजट। तो लेट्स स्टे ट्यून्ड, लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस्ड। थैंक यू वेरी मच एहसन मलिक साहब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स विल कीप यू पोस्टेड कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज गिव अस अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू मोर एक्साइटिंग news and updates going forward. Thank you very much.